आज की इस गहन चर्चा में हम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के एक ऐसे पहलू का विश्लेषण कर रहे हैं जो अक्सर शोर और मशीनों की तेज रफ्तार के बीच कहीं छुप जाता है। बिल्कुल। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम इग्नोर कर सके। सही कहा। हमारे पास जो आज स्रोत सामग्री है वो है एल्यूमिनियम जिगरी कटिंग के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल पर आधारित एक विस्तृत टूल बॉक्स स्टॉक या जिसे टीबीटी भी कहते हैं। और ये कोई साधारण गाइड बुक नहीं है। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि जब एल्यूमिनियम जैसे सख्त मेटल को विशिष्ट एंगल्स पर काटा जाता है तो वहां सुरक्षा नियम कितने अहम होते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जब हम हजारों आरपीएम पर घूमने वाले ब्लेड्स की बात करते हैं ना, तो वहां मार्जिन ऑफ एरर एकदम शून्य होता है। शून्य होता है, बिल्कुल। तो आज हम यही समझेंगे कि ये प्रोटोकॉल सिर्फ कागजी औपचारिकता या कंप्लायंस के लिए नहीं है। ये सीधे तौर पर ऑपरेटर की उंगलियां, उसकी आंखें और जान बचाने का एक व्यवहारिक सिस्टम है। हाँ, और इस टूल बॉक्स स्टॉक का सबसे क्रिटिकल एंगल मेरी नजर में यही है कि ये थियोरी से ज्यादा ग्राउंड रियलिटी पर फोकस करता है। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच पर। हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच पर। हम अक्सर देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेटअप में प्रोडक्शन स्पीड को बहुत प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जब भारी मशीनों पर काम हो रहा हो तो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का डिस्ट्रैक्शन भी भारी पड़ सकता है। बहुत भारी पड़ सकता है। ये डॉक्यूमेंट असल में उसी मशीन के फोर्स और ह्यूमन लिमिटेशन के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो इस बैलेंस को समझने के लिए थोड़ा बेसिक्स की तरफ चलते हैं। ये डिग्री कटिंग आखिर है क्या? माइटर सॉ या सर्कुलर सॉ का इस्तेमाल हम सबने कहीं ना कहीं देखा ही है। बिल्कुल देखा है, कारपेंटर की दुकान पर या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। हाँ, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री विशेष रूप से इसे एल्यूफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझाती है। वहाँ एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स को 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री के एंगल्स पर काटा जाता है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आज एल्यू फॉर्म का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। जी। फॉर्म वर्क पैनल फ्रेम बनाने हो या कॉर्नर जॉइंट्स फिट करने हो तो वहाँ इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। जी। वहाँ सटीकता और स्ट्रक्चरल फिटिंग सबसे अहम होती है। अगर कटिंग एंगल में 1 मिलीमीटर का भी डेविएशन आता है ना, तो पूरा का पूरा पैनल फिट ही नहीं होगा। और इस हाई प्रिसीजन आउटपुट को अचीव करने के लिए ऑपरेटर को मशीन के एकदम करीब रहकर काम करना पड़ता है। वही सबसे बड़ा रिस्क है। कटिंग का उद्देश्य सिर्फ धातु को काटना नहीं है, बल्कि हाई स्पीड रोटेशन को मैनेज करना और कटने या आंख में चोट लगने जैसे खतरों को रोकना भी है। बिजली के झटके और आग लगने जैसे खतरों का भी जिक्र है इसमें। साथ ही सही हैंडलिंग से मटेरियल की बर्बादी रोकना भी इसका अहम हिस्सा है। बिल्कुल, इसी जोखिम को कम करने के लिए टूल बॉक्स टॉप का जो अगला सेक्शन है वो सीधे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई पर आता है। पीपीई की लिस्ट इसमें काफी डिटेल में दी गई है। अगर मैं स्रोत के हिसाब से बताऊं तो सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स, कट रेजिस्टेंट ग्लव्स, ईयर मफ और स्टील टो वाले सेफ्टी शूज, ये सब अनिवार्य हैं। ये सब तो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन इस सोर्स मटेरियल में एल्यूमिनियम कटिंग के लिए एक और चीज पर बहुत जोर दिया गया है और वो है फेस शील्ड। हाँ, मैंने भी नोटिस किया कि गॉगल्स के रहते हुए भी पूरी फेस शील्ड को अनिवार्य बताया गया। ऐसा क्यों? देखिए, गॉगल्स सिर्फ आपकी आंखों को फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाते हैं, लेकिन जब हम भारी कटिंग की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के जो चिप्स निकलते हैं वो किसी बुलेट की तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में उड़ते हैं। फ्लाइंग मेटल पार्टिकल्स। एग्जैक्टली। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये चेहरे की स्किन को बुरी तरह डैमेज कर सकते हैं। इसलिए फेस शील्ड एक बहुत ही जरूरी रक्षा कवच का काम करती है। मतलब चेहरे का पूरा बचाव जरूरी है। और स्रोत में मशीन के भारी शोर का भी काफी जिक्र है। हाँ, नॉइज हैजार्ड। कटिंग के वक्त जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होती है वो कानों के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ईयर मफ्स और ईयर प्लग्स सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म हियरिंग लॉस को रोकने के लिए है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। अब अगर हम खतरों और सुरक्षित कार्य प्रणालियों की बात करें, जिन्हें डूज कहा गया है, स्रोत में जो छिपे हुए खतरे बताए गए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। जैसे उंगलियों में चोट या ब्लेड का टूटना तो समझ आता है, लेकिन विशेष रूप से चिंगारी के कारण आग लगने और इलेक्ट्रिक शॉक का जो जोखिम बताया गया है। एल्यूमिनियम कटिंग में आग लगने का खतरा थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लोगों को लगता है कि एल्यूमिनियम ज्वलनशील नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम के डस्ट और चिप्स का जमा होना एक बहुत बड़ा फायर हैजार्ड क्रिएट करता है। अच्छा, डस्ट की वजह से? जी, जब तेज रफ्तार ब्लेड मेटल से रगड़ खाता है तो जो हीट या चिंगारी जनरेट होती है वो आसपास मौजूद उस एल्यूमिनियम पाउडर को तुरंत इग्नाइट कर सकती है। बाप रे। और इलेक्ट्रिक शॉक का क्या कनेक्शन है?
इंडस्ट्रियल मशीनों में पावर बहुत ज्यादा होती है। लगातार वाइब्रेशन की वजह से केबल्स में अगर थोड़ा सा भी कट लग जाए तो वो ऑपरेटर को तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। इसीलिए ये डूज वाले नियम इतने सख्त हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जोर जिस नियम पर दिया गया है वो है ब्लेड से 6 इंच या 150 मिलीमीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखना। ये 6 इंच का रूल बहुत ही क्रिटिकल है। हाथ कभी भी कटिंग लाइन के ठीक सामने नहीं होने चाहिए। लेकिन मशीन के इतने करीब काम करते हुए ये 6 इंच ही क्यों? इसके पीछे पूरा साइंस है। जब ब्लेड हजारों आरपीएम पर घूम रहा हो तो वहां आपका रिएक्शन टाइम काम नहीं आता। मतलब इंसान उतनी जल्दी रिएक्ट कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। अगर मेटल अचानक उछलकर पीछे की तरफ आता है, जिसे किकबैक कहते हैं, तो ऑपरेटर को हाथ हटाने के लिए 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं मिलता। वो 6 इंच की दूरी ही वो बफर जोन है जो हाथ को ब्लेड की चपेट में आने से बचाता है। ब्लेड गार्ड की जांच करना और सबसे अहम, ब्लेड को उसकी पूरी गति यानी फुल स्पीड तक पहुंचने देना जरूरी है। हाँ, ये अक्सर लोग गलती करते हैं। मशीन ऑन करती कटिंग शुरू कर देते हैं जल्दबाजी में। बिल्कुल। लेकिन कटिंग ब्लेड को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो अपनी फुल स्पीड पर ही मेटल को स्मूथली काट सकता है। अगर ब्लेड आधी स्पीड पर है और आप उसे पुश करेंगे तो वो मेटल में फंस जाएगा। इससे तो मशीन जर्क मारेगी। बहुत तेज जर्क मारेगी। ब्लेड के टूटने का रिस्क बढ़ जाता है और मेटल उछलकर लग सकता है। इसी वाइब्रेशन और जर्क से बचने के लिए स्रोत में क्लैंपिंग के विज्ञान पर बहुत फोकस किया गया है। क्लैंपिंग बहुत जरूरी है। कटिंग से पहले एल्यूमिनियम को मजबूती से क्लैंप करना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि अगर आपने एल्यूमिनियम को सिर्फ हाथ से पकड़ा है और ब्लेड उसे हिट करता है तो एक मैसिव फोर्स जनरेट होता है। और वो फोर्स सीधे हाथों पर आएगा। एग्जैक्टली। ढीली सामग्री फिसल सकती है या भारी वाइब्रेशन कर सकती है, जिससे हाथ में गंभीर चोट लग सकती है। क्लैंपिंग उस पूरे फोर्स को मशीन के बेस पर डाल देती है, जिससे सटीकता भी बनी रहती है और सुरक्षा भी। इसके अलावा सुरक्षित प्रथाओं में रखरखाव या मेंटेनेंस के दौरान एलओटीओ के पालन की बात भी कही गई है। एलओटीओ यानी लॉकआउट टैग आउट। ये सिस्टम इंडस्ट्रियल सेफ्टी की जान है। इसे थोड़ा समझाएंगे? जब भी मशीन की सर्विसिंग हो या ब्लेड बदलना हो तो सिर्फ स्विच ऑफ करना काफी नहीं होता। मशीन को पावर सप्लाई से पूरी तरह अलग किया जाता है और उस पर एक लॉक लगा दिया जाता है, ताकि कोई गलती से भी मशीन ऑन ना कर दे। सही कहा। और कार्य क्षेत्र को साफ और अच्छी रोशनी में रखने की बात भी इसी का हिस्सा है। अगर रोशनी कम है तो बाकी सारे नियम वैसे ही फेल हो जाते हैं। अब इस टीबीटी के दूसरे पहलू पर आते हैं, डोंट्स या क्या ना करें। स्रोत के आधार पर ढीले कपड़े या गहने पहनकर मशीन नहीं चलानी है। ये तो सबसे बेसिक रूल है। रोटेटिंग मशीनरी के आसपास ढीले कपड़े बहुत खतरनाक होते हैं। मशीन को ओवरलोड न करना और ऑपरेटर का ध्यान न भटकाना भी इस लिस्ट में है। ध्यान भटकाना एक बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स का। जब कोई पूरे फोकस से कटिंग कर रहा हो और पीछे से कोई आवाज दे दे तो हाथ 1 मिलीमीटर भी हिला और सीधा एक्सीडेंट। इसमें एक विशेष चेतावनी भी दी गई है कि धातु के टुकड़ों या चिप्स को कभी भी नंगे हाथों से साफ नहीं करना चाहिए। कभी नहीं। एल्यूमिनियम कटने के बाद उसके किनारे रेजर से भी ज्यादा शार्प हो जाते हैं। ऑपरेटर को हमेशा इसके लिए ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। और ब्लेड गार्ड को कभी नहीं हटाने की चेतावनी भी काफी सख्त है। कई बार लोग विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ब्लेड गार्ड हटा देते हैं, पर अगर ब्लेड टूटा तो वो गार्ड ही है जो छर्रों को आपकी तरफ आने से रोकता है। क्षतिग्रस्त ब्लेड की स्थिति की भी बात हुई है स्रोत में। अगर ब्लेड खराब हो जाए तो नियम बहुत स्पष्ट हैं। तुरंत मशीन रोकें, पावर सप्लाई बंद करें और सुपरवाइजर को सूचित करें। हाँ, और सबसे अहम बात, इसे केवल किसी अधिकृत व्यक्ति या ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा ही बदलवाया जाना चाहिए। कोई भी ऑपरेटर खुद से ब्लेड नहीं बदल सकता। नहीं, क्योंकि नया ब्लेड लगाते वक्त उसका अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जरा सी भी चूक हुई तो हाई स्पीड पर वो ब्लेड टूटकर बाहर आ सकता है। अब चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो आपातकाल और सुरक्षा संस्कृति पर है। आपातकालीन कार्रवाई के लिए स्रोत कहता है कि चोट लगने पर तुरंत सुपरवाइजर को बताएं और गंभीर चोट हो तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। लेकिन इसमें नियर मिस इंसिडेंट्स की अनिवार्य रिपोर्टिंग पर जो जोर दिया गया वो मुझे बहुत इंपैक्टफुल लगा। संभावित दुर्घटनाएं जहां चोट लगते लगते बच गई। नियर मिस रिपोर्टिंग असल में एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। मतलब आप किसी के घायल होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप पहले ही सिस्टम की कमियों को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल। अगर मशीन ने अचानक जर्क मारा लेकिन किसी को चोट नहीं आई तो उसे भी रिपोर्ट करना है, ताकि अगली बार कोई बड़ा हादसा ना हो। इसी मानसिकता को बनाने के लिए स्रोत में कुछ सुरक्षा नारों या स्लोगन्स का जिक्र किया गया है, जैसे मेजर द डिग्री वर्क विद सेफ्टी, वन मिस्टेक कैन कॉस्ट अ फिंगर। एक गलती से उंगली जा सकती है। और दूसरा है
एंगल कटिंग विद केयर, सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज अवेयर, ये नारे कार्यस्थल पर सजगता कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, ये नारे सिर्फ रटने के लिए नहीं होते। जब कोई ऑपरेटर दिन भर इन स्लोगन्स को देखता है तो उसके दिमाग में एक अलर्टनेस बनी रहती है। एक तरह का साइकोलॉजिकल रिमाइंडर है ये। एग्जैक्टली ये कार्यस्थल पर एक ऐसा कल्चर बनाते हैं जहां सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि 6 इंच की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मजबूत क्लैंपिंग करें, उचित पीपीई पहनें और एलओटीओ जैसी सुरक्षा प्रणालियों का पालन करें। और मेरी नज़र में एक सुरक्षित कार्यस्थल सिर्फ मशीनों के सही काम करने से नहीं बनता, वो बनता है इंसानों द्वारा इन नियमों के निरंतर पालन से। नियमों के लगातार पालन से। बहुत खूब। अब इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री से ही उपजा एक गहरा विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। जी। जब कोई ऑपरेटर हर दिन 1000 बार एक ही सटीक कटिंग करता है और हर बार सुरक्षा नियम का पालन करता है, तो क्या एक समय के बाद रूटीन की आदत और अति आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा और अदृश्य खतरा नहीं बन जाता? बहुत गहरी बात है। क्या मशीन की सटीकता से कहीं अधिक इंसानी दिमाग की लगातार चौकसी बनाए रखना सबसे चुनौतीपूर्ण काम है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को खुद विचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।